फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक होगा कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो इतना बेहतरीन है, क्या होता है माइक्रो, ये भी प्योर इकोनॉमिक्स, बी अलर्ट। माइक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर है हमारा बहुत बेहतरीन है। देखो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बिलो है, CPI बिलो है, ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आया है उसमें। WPI CPI जानते हो ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा स्टूडेंट तुम लोग को। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। एक कंट्री का यदि इकोनॉमिक्स देखना होता है तो ये सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है। सब बहुत बेहतरीन है। जब ये सब बेहतरीन है तो हमारा GDP ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है उतना अच्छे से? अभी हमारा GDP ग्रोथ वही 6 और 6.5% से हो रहा है, जो कि बहुत सारा कंट्री है, वियतनाम हो गया, सऊदी अरब हो गया, 8-8% से बढ़ रहा है। हमसे तो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है दूसरा कंट्री सब आगे बढ़ रहा है हमसे। तो इतना अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होने के बावजूद भी हम लोग का GDP ग्रोथ नहीं हो रहा। क्या इसके पीछे रीजन है वो समझने का प्रयास करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल में। बात समझ में आया तुम लोग को? 270 देखो। अब देखो, एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर किया ना मणिपुर हाई कोर्ट ने। मणिपुर हाई कोर्ट कौन होता है बोलने के लिए कि इंक्लूजन कर दो मैथिस को ST में, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा तुम दे दो। ये मणिपुर हाई कोर्ट थोड़ी होता है डिसाइड करने वाले। अब कहीं ना कहीं मणिपुर हाई कोर्ट का ये जो वक्तव्य है, ये जो जजमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, इसके वजह से इतना क्यूस मचा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया है हाई कोर्ट को कि ऐसा ब्लंडर मत करना। देखता है मणिपुर अभी भी आग में बंद हो रहा है, अभी भी सुलझ रहा है। वो बहुत खतरनाक है बच्चे लोग। यहाँ पे होगा तभी समझ में आएगा तुम लोग को क्या बहुत डेडली हुआ है वायलेंस। और देखो कल ही परसों ही वायलेंस जो हुआ था, ये हरियाणा का वायलेंस, अभी खट्टर पे इतना खट्टर जो है वो हरियाणा का खट्टर, उसके ऊपर इतना दबाव है स्टूडेंट। अब तो बड़े बड़े जो गुरु सब है वो भी बोल रहे कि इसको छोड़ देना चाहिए CM। हिंदू संगठन लोग बोल रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए। इतना बड़ा दंगा कैसे हो सकता है इस स्टेट में? तो मैटर ग्रेव है। इसी तरह मणिपुर में क्यों हो सकता है? क्या संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, या संविधान में नहीं है तो कहाँ पे कौन सा लॉ में, कौन सा कानून में व्यवस्था दिया गया कि SC ST को यदि आपको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो समझेंगे। पॉलिटी प्योर पॉलिटी है। सेकंड, तीसरा देखो स्टूडेंट, देखो सिमिलर टॉपिक आ गया सुबह जो पढ़ाए थे। लगभग 9% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है अभी भी हंगर से हंगर को फेस कर रहे हैं। ये भी चौंकाने वाला चीज़ है ना। अब तुम खुद देखो बच्चे लोग, पहले कम था, देखो पहले 7.9 था, बढ़ के 9.2 हो गया। इसका रीज़न क्या है? हालांकि समय के साथ तो कम होना चाहिए हंगर, में बढ़ गया। एक तो यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट, उसके से फूड शॉर्टेज हो गया। अभी जैसे देख रहे थे ना ग्रेन जो इनिशिएटिव है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, वहाँ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत सारा कंट्री को प्रॉब्लम होगा। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, उसके बाद ये एपिडेमिक आ जाना, ये पेंडेमिक आ जाना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सेकंड जो गोल है टू एंड हंगर बाय 2030, तो कहाँ पूरा होगा? हंगर तो बढ़ते ही चला जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस का है, जानते हो ना तुम लोग, 17 जो ब्रॉड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें क्या कहा गया? सेकंड नंबर पे तुम्हारा एंड हंगर है। तो कहाँ हंगर घट रहा है? हंगर बढ़ ही रहा है। उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर 28 नैनोमीटर नोड क्या होता है? वही 28 नैनोमीटर चिप क्या होता है? 5 क्या होता है? 10 क्या होता है? इसका फंडामेंटल्स क्या होता है? वो सब समझेंगे हम लोग। आखिर इंडिया को क्यों लेगेसी नोड पे काम कर, लेगेसी मतलब जो बड़ा है 40, 30, इस पर क्यों काम करना चाहिए? 5 और 10 पे क्यों नहीं काम करना चाहिए? तो फॉक्सन का जानते हो डिसीजन, जो बोला कि हम नहीं आएंगे वेदांता के साथ में। तो उसी इश्यू से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 269 देख सकते हो, GS पेपर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। समझ गए? ये तुम्हारा आया था 22 जुलाई। आगे देखो, बहुत कुछ समझना होगा तुमको, बहुत कुछ समझने के लिए है ना। अभी देखो, अब सबको लगता है कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी के हिसाब से ना इंडिया फिट बैठता है। यानी कि जान रहे हो ना कि जो चाइना में जो फार्म्स वगैरह है, जियो पोलिटिकल रीजन से बहुत सारे फार्म्स वहाँ से निकल रहे हैं ना, तो इंडिया कुड बी द वन बेस्ट ऑप्शन टू अट्रैक्ट ऑल द फार्म्स। इंडिया बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, मैं इंडिया नहीं है फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर जो फार्म्स निकल रहे हैं, ज़्यादातर जो कंपनी जो एग्जिट कर रहे हैं या अपना बेस चेंज कर रहे हैं, वो वियतनाम की तरफ कर रहे हैं। इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? जबकि इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत तगड़ा है ना। इंडिया नहीं कर पा रहा वो चीज़। देखो सबको लग रहा है कि इंडिया बेस्ट होगा, ये भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाँ, यानी कि द ग्रोइंग इंटरनेशनल कोरस अबाउट इंडिया, लग रहा है कि इंडिया सबसे नेक्स्ट बिग थिंग है ग्लोबल इकोनॉमी में, है ना, अबाउट ईयर कंट्री अचीवमेंट, ये सब
इंडिया बेस्ट है, मगर ये रियल में हो नहीं रहा है ऐसा। यदि रियल में ऐसा होता है स्टूडेंट, तो इंडिया 6% से ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, या फिर वियतनाम में कंपनी नहीं जा रहा होता, इंडिया अपनी तरफ अटैक कर रहा होता। ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम्पल तुम खुद देखो कि इंडिया अभी वर्ल्ड का फास्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब देखो 8.7% से ग्रोथ किया है 2022 में। हाँ, उसके बाद वियतनाम है, देखो वियतनाम लगभग 10 साल से बच्चे लोग 6 और 7 या 8% से ग्रोथ कर रहा है 10 साल से। बताओ कितना अच्छा कंट्री है ये। और इनफैक्ट जो फर्स्ट क्वार्टर देखोगे फिलीपींस का, तो इंडिया से ज़्यादा बेटर किया है, 6.4% से किया है। इंडिया देखो 6% से कर रहा है ग्रोथ। तो अगल बगल ही बहुत सारा कंट्री जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, तुम कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, वियतनाम तो बहुत छोटा इकोनॉमी है, तो कोई बात नहीं है। सऊदी अरब तो बहुत बड़ा इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इंडिया क्यों पीछे है? बात समझे, आगे बढ़ो। वही मैंने जैसे बोला कि चाइना प्लस वन पैराडाइम तो लग रहा था कि हमको इंडिया को बेनिफिट होता, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जियोपॉलिटिकल रीजन से, वही फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग के हिसाब से। मगर देखो वियतनाम सबसे बड़ा ऑप्शन है, इंडिया ऑप्शन नहीं है। हाँ, इंडिया प्राइमरी बेनिफिशियरी नहीं है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का, क्योंकि इंडिया जानते हो अब इंडिया RCEP का मेंबर भी नहीं है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। और वियतनाम सब मेंबर है तो फ़ायदा हो जाता है, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, ये सब तुम्हारा उसका मेंबर है, तो ये कंट्री लोगों को फ़ायदा होता है। अब तुम खुद देखो, अभी US के बराबर आ गया वियतनाम तुम्हारा अपरेल सप्लाईज में, यानी कि जो कपड़ा का जो होता है इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये सब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें चाइना, तो मैंने कहा है ना चाइना बेस्ट है। अब चाइना के बराबर वियतनाम आ गया है जो US में सप्लाई कर रहा है। देखो वियतनाम किस रेट से बढ़ा आगे, हमारा अपरेल सेक्टर तो घटते चला जा रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा घट रहा है ना स्टूडेंट। और इसका बहुत सारा रीज़न है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैंने बताया ना कि ये फास्ट ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है, यदि ट्रेंड नहीं समझ पाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। टू बी श्योर इंडिया देखो, अब इंडिया इंपॉर्टेंट इमर्जिंग प्लेयर बनना है उसको, तो भाई उसके लिए अनडाउटली आपके पास बहुत बड़ा मार्केट है, आपका है, मतलब आपके पास ऑप्शन है बनने का। मगर मार्केट के हिसाब से तो एडवांटेज है, मगर बहुत सारे दिक्कत है। जैसे इंडिया में अभी भी लेबर लॉ पे काम होना चाहिए, इंडिया में अभी भी लैंड पे काम होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स का बात होता है ना, लेबर रिफॉर्म्स का बात होता है, ये सब पूरा मिसिंग है। इसलिए यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन नहीं है स्टूडेंट। तो इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी वो फार्म्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी तरफ, समझे। तो हमें काम करना होगा अच्छे से। एग्जाम्पल देखो, अब ठीक दूसरा चीज़ बताया जा रहा है कि यदि हम बात करें अपना माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, लगभग 1990 के बाद, LPG के बाद, तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। हाँ, हमने बहुत सक्सेस किया है स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत ढंग से किए हैं। अब तुम खुद एग्जाम्पल देखो, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन जितना कम उतना बेटर है, 6 से नीचे हो। अब 9% था 1970 में, और घट के तुम्हारा लास्ट डिकेड में 4% हुआ है ना। पूरा दिखाया गया तो उतना देखने की जरूरत नहीं है। 1970 में 9% था, घट के 4% हुआ लास्ट डिकेड में, बहुत ही अच्छी बात है ना। सिमिलरली देखो तुम्हारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन तुम्हारा 6% से कम हुआ, जो कि पहले तुम्हारा 7.5% था कुछ डिकेड पहले, और अभी 6 से नीचे है, तो बिलो है ना। CPI हमेशा 6 से नीचे होना चाहिए, तुम लोग को बताया ना, 4+-2 RBI का जो तुम्हारा रिपो रेट है उसके मतलब CPI का इतना होना चाहिए, 4+-2 होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 6 होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो देखो 6 से बिलो है, तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है स्टूडेंट। WPI लाइन के नीचे होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड के नीचे होना चाहिए, CPI एक थ्रेशोल्ड के नीचे होना चाहिए, देखो दोनों थ्रेशोल्ड के नीचे है। दूसरी बात है कि इंडिया इन्फ्लेशन रेट भी हमारा बहुत कम हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि फिजिकल डिफिसिट बहुत ज़्यादा है अभी भी। देखो सेंटर 6 है ना, सेंटर का 6 है और स्टेट का 3 है, तीनों को मिला कर देखोगे तो 6+3 9% ऑफ होल GDP हमारा 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो मार्केट से पैसा उठा रही है वो लगभग 9% उठा रही है मिला के। 3.5 ट्रिलियन का यानी कि 3,500 ही होगा, ट्रिलियन है ना, उसको तुमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका तुम्हारा लगभग हो जाएगा 1 लाख समथिंग, 25,000 समथिंग हो जाएगा, ऐसे लाख करोड़ ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, वो जोड़ना पड़ेगा। तो उसको मैं ये सिंपली समझो कि 9% है। हाँ, फिजिकल डिफिसिट बहुत है, क्योंकि याद करो FRBM के एक्ट के हिसाब से बोला गया था 3% और 0.5% तुम्हारा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। मैं कोविड के टाइम में तो फिजिकल डिफिसिट बहुत बढ़ गया था और अभी फाइनली 6% में आया है ये। अब सेंटर के पास स्टेट को बोला गया 3 ही करने के लिए। हाँ, स्टेट भी एक्सेप्शनल कंडीशन में 0.5% को वायलेट कर सकता है। मतलब 6+3 कितना हुआ, 9 हुआ, तो 9 ऑल टुगेदर है तुम्हारा, समझ गए ना। परहैप्स देखो यहाँ पे बच्चे लोग, देखो ये सब देखो फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा है मगर फिर भी इन्फ्लेशन कम है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अच्छा देखो, आमतौर पे ये मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया समझो।
आमतौर पे धारणा ये होता है कि जब फिजिकल डिफिसिट कर रहे हो, मार्केट से बोरो कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस होता है। मार्केट से बोरो कर रहे हो, लिक्विडिटी लगा रहे हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये रहता है। मत देखो फिर भी इन्फ्लेशन नीचे है, ये भी गजब बात है ना। सरकार किस तरह कंट्रोल करके रखी है, क्योंकि जो सरकार है ना वो मार्केट से ले रही है, करेंसी प्रिंट नहीं कर रही है। यदि करेंसी प्रिंट करेगी, जैसे वहाँ पे हुआ था ना हेलीकॉप्टर मनी, यूएस सब में क्या असर हुआ उसका, मैं इंडिया ने वो स्टेप नहीं किया, इंडिया ने करेंसी को प्रिंट नहीं किया। वही बताया गया। देखो डिफरेंस सबसे बड़ा बात है कि 1991 रिफॉर्म्स के बाद मनी हम ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं किए हैं अपने सेंट्रल डिफिसिट को वो करने के लिए, ब्रीच करने के लिए, समझे। उल्टा हम क्या करते हैं, मार्केट से बोरो करते हैं, मार्केट से उठाते हैं। हाँ, मार्केट से बोरो करते हैं, वही बोला ना, गवर्नमेंट बोरो करता है फाइनेंशियल मार्केट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम बैंक पे डिपेंडेंट नहीं है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के लिए। हम तो यही कारण है कि हमारा इन्फ्लेशन कम है, बिलो है। यदि मान लो कि करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट होता है इस कंट्री में, और करेंसी प्रिंट हो रहा है डिफिसिट को चुकाने के लिए, तब तो बहुत इन्फ्लेशन वाला महंगाई आ जाता कंट्री में। तो ये भी कह सकते हो ना कि फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा होने के बाद भी तुम्हारा इन्फ्लेशन कम है, और इसका श्रेय सरकार के पॉलिसी को ही जाता है। तो सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है 1991 के बाद। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, अब देखो बीओपी में भी बहुत इंक्रीज है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताए ना, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब 4 चीज़ होता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, मर्केंटाइज ट्रेड हो गया, प्राइमरी इनकम हो गया, सेकेंडरी इनकम हो गया। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई अकाउंट, एफसीएनआर, बहुत तरह का चीज़ होता है, ठीक है। रेमिटेंस, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम इसी में हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। अब दोनों को जोड़ दोगे, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, दोनों को जोड़ दोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि तुम्हारा कंट्री कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है दूसरे कंट्रीज से, उसमें भी देखो हम पॉजिटिव ही है। और जब उसमें हम पॉजिटिव है तो हमारा फॉरेक्स भी तो बहुत बढ़िया है, 500 से लेकर 600 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स है। कितना बढ़िया चीज़ है ये। देखो यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम्हारा 1992 से लेकर 2000 यानी कि 10 साल में हमारा 52 बिलियन था। देखो ना बढ़ के कितना हो गया, नेक्स्ट डिकेड में 212 हो गया, और अभी फिलहाल में तुम्हारा 354 बिलियन डॉलर, ये तुम्हारा उसका है बैलेंस पेमेंट। यानी कि 12 से लेकर 22 तक ये डिकेड में तुम्हारा 354 यानी कि 350 बिलियन डॉलर का तुम्हारा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम्हारे हक में है। हाँ, करंट अकाउंट डिफिसिट है ना, लगभग 2.5% से करंट अकाउंट डिफिसिट है जीडीपी। मगर थैंक्स टू कैपिटल अकाउंट की एफडीआई, एफपीआई आता है हमारा, एनआरआई डिपॉजिट होता है, तो वहाँ से कंपनसेट कर लेते हैं। अब ये चीज़ का फ़ायदा हमें इतना हो रहा है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे हक में है तो इसका असर फॉरेक्स पे डायरेक्ट दिखेगा। और फॉरेक्स जानते हो ना, 500 और 600 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स है। हाँ, बीच में फॉरेक्स घटा हमारा, पहले तो हमारा 625-30 चला गया था, बीच में घटा था क्योंकि आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन करके पैसा देना पड़ा था ताकि तुम्हारा जो करेंसी फर्दर डिप्रिशिएट हो रहा है उससे तू बचा सके। हाँ, याद आ रहा है सभी चीज़। हाँ, थोड़ा समझदार होना चाहिए, जो लंबा क्लास कर रहे हैं वही समझ पाओगे इस चीज़ को। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो वही बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डायरेक्ट असर आपका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में पड़ता है। देखो 500-600 बिलियन डॉलर है कि नहीं हमारा, समझे। और नोटबंदी देखो, अब डिफिसिट देखो, हम मार्केटाइज ट्रेड में बहुत डिफिसिट है, और एन एवरेज लोग लास्ट टिकट ऑन एन एवरेज लिया जा रहा है, ठीक है। तो 150 बिलियन डॉलर रहे हैं। अब जो कि एक टाइम था 1992 और 2000 उसमें 11 बिलियन डॉलर थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम डिफिसिट में, मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वो प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम अच्छा आ रहा है, फॉरेन रिमिटेंस, और कैपिटल अकाउंट में भी बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, तो वहाँ से कंपनसेट कर ले रहे हैं, और बीओपी हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है। बात समझे कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट, भले ही 120, 125, 130 का हो आंकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट है, सेकेंडरी इनकम है, सब जगह से बैलेंस हो जाता है। तो क्या कह सकते हो इसका मतलब, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है हमारा, और मैनेजमेंट बेहतरीन है 1991 के बाद, समझे। मैसिव सर्ज इन से देखो सर्विस कितना हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बताओ। जो वही बताएगा कि जो मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट है वो हमारा लगभग 5 से 6% अभी फिलहाल 2.5, हाँ, देन इन प्रीवियस डिकेड कंपेयर में अभी तुम्हारा 5 से 6% हो गया, समझे। ये एक्चुअली कम होना चाहिए, 2.5 to 3 होना चाहिए, गलत आंकड़ा है ये। बट देखो ये चीज़ को हम कैसे वो कर देते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करके न्यूट्रलाइज कर दी है ना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे हक में है, पॉजिटिव में है। ह्यूज, देखो हुआ कि नहीं हुआ, ह्यूज एफडीआई आ रहा है ना, एक साल में भी 85 बिलियन डॉलर आ रहा है। सेकेंडरी इनकम लगभग 100 बिलियन डॉलर का आ रहा है। ये सब आपको फायदा पहुंचा रहा है। यदि लास्ट 3 डिकेड का देखो, सबका जोड़ के बताया है 950 बिलियन डॉलर, ठीक है, सबको जोड़ के बताया है। बट हम जानते हैं कि प्रत्येक साल लगभग 85-80 बिलियन डॉलर आता है हमारा एज एफडीआई के रूप में। ये फिक्स नहीं है, स्टूडेंट जानते हो, कभी एफडीआई बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत कम आता है कभी। हाँ देखो, हमारा करेंसी भी बहुत स्टेबल है। अब तुम खुद देखो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे देखो, बहुत अच्छे से समझो इस चीज़ को कि हाँ, पहले 1991 से पहले का बात करते हैं, तो उस समय हमारा जो करेंसी जो डिवैल्यू होता था ऑन एन एवरेज, वो 5.5% हो रहा था। जैसे मान लो कि 10 रुपया इक्वल टू $1 था, तो कुछ पीरियड में 5.5% फ्लक्चुएशन हो रहा था।
घट रहा था बढ़ रहा था, बढ़िया से घट रहा था बढ़ रहा था, समझे। मगर देखो 91 93 में क्या हुआ कि ये तुम्हारा घट के तुम्हारा और कम हो गया, और अभी देखो 3% हो गया 1991 और 93 में। उसके बाद यानी कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया तो जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा था उसका जो रेट है वो भी कम हो गया, और अभी प्रेजेंट में देखो केवल 2.4% है 2 डिकेड्स में। तो कहने का मतलब हमारा जो करेंसी है वो स्टेबल की ओर जा रहा है। एक समय था स्टूडेंट 1991 रिफॉर्म से पहले 5.5% तुम्हारा फ्लक्चुएशन आता था। 1991 के बाद केवल मात्र 3% फ्लक्चुएशन आ रहा है पोस्ट रिफॉर्म्स के बाद, और अभी जो रिसेंट टाइम में मात्र तुम्हारा 2.5% का फ्लक्चुएशन आ, यानी कि हमारा करेंसी काफ़ी स्टेबल है। जितना करेंसी स्टेबल है उतना बढ़िया कंट्री है वो। तो देखो समझ में आया। तो ये ऑथर ने बताने का प्रयास किया है तुम लोग को कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कितना बेहतरीन है। अब देखो फिस्कल डिफिसिट तुम लोग को बताया गया 6+3, जब फिस्कल डिफिसिट बताया गया तो पब्लिक डेट का भी बात होना चाहिए। पब्लिक डेट कितना है बताओ तो। देखो पब्लिक डेट और फिस्कल डिफिसिट में क्या अंतर है। फिस्कल डिफिसिट मतलब इस साल का, अब पब्लिक डेट मतलब बहुत साल का जो अकोमुलेशन होता है पिछले साल का भी। तो अभी टोटल कितना है 80 to 85%, सेंटर का तुम्हारा 55% और तुम्हारा इधर तुम्हारा स्टेट का लगभग 28% है। दोनों को जोड़ दोगे तो 80 to 85%, 83 होगा एग्जैक्टली, 85 कर सकते हो उसको। तो 85% ऑफ जीडीपी वो तुम्हारा क्या है पब्लिक डेप्ट है, और उसको कम करना चाहिए। बहुत पहले एन के सिंह कमेटी बना था, उसने कहा था 60% तक ले जाओ, कोविड आ गया तो कहा का 60%, यहाँ तो 85-90% हो गया, समझे। मगर फिर भी दूसरा कंट्री देखो, जापान देखो, यूएसए देखो, इंग्लैंड देखो, वहाँ तो पब्लिक डेट तुम्हारा 100% ज़्यादा है। चाइना खुद ही 100% ज़्यादा है, हाँ वो बहुत ज़्यादा है। मगर यूएसए को दिक्कत नहीं है क्योंकि यूएस जानते हो करेंसी छाप लेगा अपना वो। हाउएवर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हैज, बताओ इतना कुछ हुआ ना, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितना पॉजिटिव पता है। बीओपी हमारे हक में है, फॉरेक्स हमारे पास है, हमारा करेंसी भी बहुत स्टेबल हो रहा है, पब्लिक डेब्ट है प्रॉब्लम है, फिजिकल डिफिसिट प्रॉब्लम है, फिर भी हम करेंसी नहीं छापे हैं, है ना। फिर भी हम मार्केट से पैसा उठा के बोरो कर ले रहे हैं और तुम्हारा WPI और CPI को एकदम स्टैंडर्ड में रख दे रहे हैं। तो देखो हाउएवर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, फिर भी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री तो तुम्हारा उतना नहीं हुआ जितना ईस्ट एशियन नेशंस का हुआ है। तब फंडामेंटली दिक्कत है कहीं पे हमको, समझे। हमको दिक्कत है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, इसमें बहुत कम दिया गया है। प्रॉब्लम ये है लैंड रिफॉर्म्स का, लेबर रिफॉर्म्स का, इस पर काम होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ काम होना चाहिए। तब जाके तुम्हारा जो लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो रियल सेंस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो पाएगा। ठीक है, खत्म कर दिए स्टूडेंट। आगे देखो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। हाँ यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 2 जुलाई 2023 को। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग पॉलिटी की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटी की तरफ। ठीक है, इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे, अब पॉलिटी कर रहे हैं। अब इसमें समझो स्टूडेंट, मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने क्या कहा मणिपुर गवर्नमेंट को मार्च 27 को, कि बोला कि मेथी कम्युनिटी को ना शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में दर्जा दो, ठीक है, और 4 वीक्स के अंदर हो जाना चाहिए तो बेटर रहेगा, जल्दी करो। अरे कैसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बोल सकता है, क्या उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है ये बात, समझो बच्चे लोग। यहाँ पे देखो हाई कोर्ट जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट से नीचे वाले को सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, जो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। आज ही बताया था ना 5 करोड़ केसेस पेंडिंग में है, 4 करोड़ तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और ऊपर तुम्हारा 1 करोड़ उधर ऊपर का, सब मिलाकर लगभग 5 करोड़। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये है कि मान लो कि ST SC दोनों को लेते हैं, अभी तो यहाँ पे मामला ST का है, SC और ST दोनों का प्रक्रिया सेम होता है, अब तो OBC को भी सेम कर दिया गया है, तो SC ST OBC का सेम प्रक्रिया हो गया सबका। अब यहाँ पे समझो जुडिशरी का इंटरवेंशन कब होना चाहिए, जुडिशरी का इंटरवेंशन तब होना चाहिए कि जब SC ST में आप लिस्ट में डाल रहे हैं तो कोई वहाँ पे प्रोसीजर यदि फॉलो नहीं कर रहा है होने के बाद, तब वो चीज़ में यदि कहीं लैप्स आ रहा है तब जाके वो सुनेगा जुडिशरी का। जुडिशरी को बीच में आकर कुछ नहीं बोलना है। जैसे मान लो एक फॉलो किया आपने, एक कम्युनिटी को आपने ST का दर्जा दे दिया, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया, कहीं कोई लैप्स तो नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए जुडिशरी का काम है। यहाँ जुडिशरी खुद ही अपने मन से बोल रहा है कि मेथी ट्राइब को तुम ST का दर्जा दे दो, क्या इसे सही किया? वो तो एक तो ओवररीच हो गया, ये जुडिशियल ओवररीच हो गया कि आपने आप जो बोल रहे हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो तो एग्जीक्यूटिव का काम है। जब एग्जीक्यूटिव के पावर पे जुडिशरी लगाएगा तो उसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है स्टूडेंट। ये क्लियर कट तुमको जुडिशियल ओवररीच दिख रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा है हाई कोर्ट को, ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए फिर से। वेरी बैड। अब तुम्हारे ये कदम की वजह से कितना बड़ा वायलेंस हो गया वहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यहाँ देखो वही बोला गया कि मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा ना मणिपुर गवर्नमेंट को मार्च 27 को कि भाई देखो इंक्लूजन करो मेथी कम्युनिटी को भी ST ट्राइब में, ठीक है ना, और ये तुम्हारा 4 वीक्स के अंदर हो जाना चाहिए। अब ये देखो यही बोला गया कि ये तो गजब बात है, ये तो आर्टिकल 342 में लिखा गया है इसका प्रोसीजर, कैसे आ सकता है ये,
बात समझिए, कैसे क्रिटिक्स बोले कि चीफ जस्टिस कैसे ये कर सकता है, रिकॉग्नाइज डिरिकॉग्नाइज करने का पावर इसके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे देखो, कोर्ट आर नॉट एम्पावर्ड, कोर्ट के पास अधिकारी नहीं है। इसका मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे एसटी और एससी का बनता है कोई भी कम्युनिटी। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है इसका, बहुत बड़ा प्रोसीजर है स्टूडेंट। अब बात समझो, बढ़िया समझना है ये चीज़ को। ये जो प्रोसेस है कोई भी सोशल ग्रुपिंग को एसटी का दर्जा देना, ठीक है, ये ओवर द पीरियड जनरेट हुआ। संविधान में भी कहीं पर नहीं लिखा गया है, ये ओवर द पीरियड अभी जनरेट हुआ, अभी हाल फिलहाल 2002 में ये शुरू हुआ है। लुकुर कमेटी बना था बहुत पहले, उसने रिकमेंडेशन दिया था, 2002 में वो बात को माना गया है। तो क्या है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो बोला है कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड नहीं है इस मैटर को, है ना। जब मैटर खत्म हो जाए तो उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, यानी कि प्रोसीजर जो होना चाहिए वो फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, वो बस चेक करता है जुडिशरी। जुडिशरी यहाँ पे बैठा नहीं है बोलने के लिए कि एसटी दो उसको दर्जा। जुडिशरी यहाँ बैठा गया कि यदि दर्जा दे दिया गया या दर्जा खत्म कर दिया गया तो वो सही किया कि नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो करके किया कि नहीं किया, इस पे काम करे जुडिशरी। और यहाँ पे देख रहे हो जुडिशरी शुरू में ही आ गया, तो देखो फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान में कहीं क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, संविधान में कोई मानदंड नहीं कि किस तरह होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को समझते हुए लुकुर कमेटी फॉर्म हुआ था, और लुकुर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया बच्चे लोग वो 2002 में लागू हुआ, समझे, लागू हुआ वो चीज़। यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटी रूल्स बना 2002 में, समझे, ये रूल बना है, ये यूनियन कैबिनेट कमेटी का रूल बना था। ये किसके लेके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ के लिए। अब ये रूल क्या है, बात समझो, ये 2002 का है। इसमें क्या है कि किसी भी सोशल ग्रुपिंग को यदि एससी और एसटी का दर्जा देना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें अप्रूवल लेना होगा स्टेट गवर्नमेंट का। यदि मान लो कि मणिपुर का किसी भी सोशल ग्रुपिंग को हमको एससी एसटी का दर्जा देना है तो मणिपुर गवर्नमेंट को पूछेंगे ना, सबसे पहले आपको मणिपुर गवर्नमेंट को पूछना होगा। इसी तरह किसी भी यूटी का हमको एससी एसटी का दर्जा देना है किसी सोशल ग्रुपिंग को तो हमको यूनियन टेरिटोरी का पास पूछना पड़ेगा, उसको पहले पूछना पड़ेगा। अब मणिपुर में देखो और स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 371C, जैसे सिक्किम में एक स्पेशल प्रोविजन है ना आर्टिकल 371F, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन हो स्टूडेंट, समझे। तो आर्टिकल 371C उसके हिसाब से ये भी बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट कम से कम जो हिल एरिया कमेटी है उस स्टेट का, उससे भी पूछे। अब नीचे भी दे दिया क्योंकि जानते हो ना वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह है, तो वहाँ पे हिल स्टेशन भी है, हिल एरिया कमेटी भी है, तो उससे भी पूछे। उससे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट जब कोई भी सोशल ग्रुपिंग को एससी एसटी का दर्जा दे रहा है तो कम से कम उस स्टेट में जो हिल एरिया कमेटी है, हिल एरिया कमेटी का मतलब जो ट्राइबल्स लोग के लिए अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, जानते हो ना, इसमें गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उससे पूछे, उस तरह का कमेटी से पूछे, उससे भी पूछे, तब पूरा फीडबैक लेके तब फिर बाहर तब वो ऊपर भेजे, सेंटर को भेजे। तो बात समझे, पहला प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, नॉर्मली प्रोसेस क्या है कि किसी भी सोशल ग्रुपिंग को हमको एससी एसटी का दर्जा देना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन गवर्नमेंट से पूछना होगा यदि वहाँ का सोशल ग्रुपिंग है तो, नंबर 1। अब मणिपुर सब में जो नॉर्थ ईस्ट में है जहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है वहाँ पे तो तुम्हारा कमेटी को भी पूछना पड़ता है, हिल स्टेशन वाला जो कमेटी है उसको भी पूछना पड़ता है। ठीक है, अभी जनरल स्टेट का बात करेंगे तो केवल स्टेट गवर्नमेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट आगे जाता है, रजिस्ट्रार जनरल के पास जाता है, रजिस्ट्रार जनरल, समझे, रजिस्ट्रार जनरल के पास जाता है और उसके बाद सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, वही रजिस्ट्रार जनरल ही है जो सेंसस बनाता है ना 10-10 साल में, यही करते हैं लोग, वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। और ये जो रजिस्ट्रार जनरल हो चाहे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो सब तुम्हारे यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो कहने का मतलब क्या, स्टेट से आया, स्टेट से आया गया रजिस्ट्रार जनरल के पास, RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास गया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर आता है, यहाँ आया। अब देखो आगे भी बढ़ेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस सही है, समझे। अब जब स्टेट गवर्नमेंट से आया, रजिस्ट्रार जनरल के पास आया, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, तब फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जाता है। जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय जो है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, उसके पास जाएगा और वो फिर जस्टिफिकेशन देगा, फिर वो तुम्हारा भेजेगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को। देख रहे हो, ये आर्टिकल तुम्हारा 338 के हिसाब से जो बना था नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल, उसको जाएगा। तो बच्चे लोग समझो, फिर से मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये। किसी भी सोशल ग्रुपिंग को एससी एसटी का दर्जा देना है तो पहले किसको पूछे, स्टेट गवर्नमेंट को पूछे। और यदि मणिपुर जैसा सेंसिटिव वाला एरिया है तो वो तुम्हारा नीचे जाकर कमेटी को ही पूछे, हाँ, नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से आगे बात बढ़ेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो आगे बात बढ़ाएगा, तुम्हारा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बाद, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जस्टिफिकेशन देगा और वो मामला तुम्हारा आगे जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के पास। अब ये फिर आगे भेजेगा, ये कैबिनेट को भेजेगा, और कैबिनेट फिर पार्लियामेंट में भेजेगा, और पार्लियामेंट फिर अप्रूव करेगा। इतना बड़ा ये प्रोसीजर है, बुझने आया कुछ भी तुम लोग को? तो
ये बिना प्रोसीजर जाने हुए कैसे आप ऊपर से ठोक दिए? वो मणिपुर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे, वो समझ रहे हो ना कितना बड़ा ब्लंडर हो गया उससे। देखो तो अब उसके बाद क्या होता है, देखो अब उतना ही नहीं स्टूडेंट, अभी बीच में और भी प्रोसेस है, वो तो इजी बता दिए तुम लोग को। अब आया किसके पास? एनएसटी, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास आया। एससी के लिए भी सेम होता है, एससी एसटी ओबीसी सब के लिए, तीनों के लिए अब सेम होता है। पहले ओबीसी के लिए अलग होता था, अब ओबीसी को भी बराबर कर दिया गया है। अब यहाँ पे समझो कि जब ये बात पहुँचा तुम्हारा इसके पास, एनएसटी के पास पहुँचा ना मामला, अभी एनएसटी के साथ मामला पहुँचा है। जैसे ही एनएसटी के साथ यानी कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास मामला पहुँचा, तो वो ट्राइब जब ऐसे नहीं करता, वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाता है। सुनो, उसमें जो बड़े बड़े जो संस्था है या फिर जो ज्ञानी है, एक्सपर्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, कि ह्यूमन रेस कैसे स्टार्ट हुआ, एथनोग्राफी का जो एथनिक के काम करता हो, ट्राइबल पे जिसको जानकारी हो, या सोशल साइंस पे, ऐसे लोग को बैठाएगा, वो अध्ययन करेगा कि सच में डिजर्व करता है एसटी कैटेगरी। बहुत अध्ययन होता है, वो अध्ययन करके, ठीक है। अब उसमें बच्चे लोग और भी लोग रहते हैं, इसमें तो ये एक्सपर्ट लोग रह गए, उसमें स्टेट ऑफिशियल्स भी होंगे, उस स्टेट से भी आएगा लोग सब, आरजीआई का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेगा उस पैनल में, एंथ्रोपोलॉजी की सर्वे ऑफ इंडिया वो भी बैठेगा उस पैनल में। एक तो एक्सपर्ट बैठे, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भी है, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, उस तरह एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो भी रहते हैं, वहाँ के भी रहते हैं। आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर, वो भी मेंबर आएगा वहाँ पे पैनल कमेटी में, और साथ में स्टेट ऑफिसर सब बैठेंगे, और तब डिसाइड करेंगे ये कि कंसर्न ज्योग्राफिकल एरिया के लिए क्या इसको एसटी दिया जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, एक जगह का एसटी दूसरी जगह एसटी नहीं हो सकता है, वो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होगा। मेथी, अब तुम महाराष्ट्र में मेथी को दे सकते हो क्या? वो तो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हिसाब से, है ना, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो देखो, यदि देखो ऐसा हो कि स्टेट गवर्नमेंट और आरजीआई ने रिकमेंडेड कर दिया और एनएसटी को स्वीकार नहीं हुआ, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब को स्वीकार नहीं हुआ, तो रद्द हो जाएगा वो। तो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्वीकार होना बहुत जरूरी है। बात समझे? वही बोल रहा है, ठीक है। और तो आगे में नहीं बढ़ पाएगा, और यदि हो गया, स्वीकार हो गया एनएसटी को, तो पैनल कमेटी बनाएगा, पैनल कमेटी में अध्ययन होगा, अध्ययन करने के बाद कैबिनेट के पास पहुंचेगा, और वो कैबिनेट जाकर पार्लियामेंट में जाएगा फर्दर अप्रूवल के लिए। तब पार्लियामेंट में फिर वहाँ पर बैठक होगा, फिर बात होगा वहाँ, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा। तो जानते हो, समझ में आ रहा है? एक चैप्टर भी बता दिए हैं, कितना बड़ा प्रोसीजर है इसका। हाँ, अब यहाँ पे खस्ता हो, समझ लिया, आराम से दे रहा था जजमेंट, ऐसा थोड़ी होता है। देखो ये वाला जो तौर तरीका, ये कहाँ से आया? तो मैंने कहा ना, जस्टिस बी.एन. नुकुर कमेटी जो बना था, है ना, ये देखो, ये जो फॉर्मल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला जो हुआ था 1965 में हुआ था, तो यहीं से मेथड आया था। स्टूडेंट उस समय जस्टिस बी.एन. नुकुर बैठे थे, एक कमेटी बनाए थे, तो उन्होंने इस तरह का सुझाव दिया था। और देखो स्टूडेंट उस समय बहुत सारा बना था। चलो, इन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हो सकता है, ठीक है, अब पूरा पैन इंडिया पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जानते हो एसटी एक छोटा जगह का होगा। और इनफैक्ट देखो, लुकुर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कोनजाइस यानी कुकीज और उसका 17 सब ट्राइब, बढ़िया देखा, नागास और उसका 6 सब ट्राइब, मारिंग्स एंड मिजोस, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दीजिए। मगर मेथिस को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की जरूरत नहीं है, ना ही मणिपुर में, ना ही दूसरे स्टेट में। तो लुकुर कमेटी का रिकमेंडेशन बहुत पहले से दे दिया। और बहुत ही, अब देखो क्या है, मेथिस लगभग 65% पॉपुलेशन है वहाँ पे मणिपुर में, एज पर 2011 सेंसस। और उसके पास जो एरिया है मात्र 10% एरिया है हिली एरियाज में, वैली एरियाज में, वैली और हिली एरियाज में कम लोग रहते हैं, मगर 90% ज़मीन उसका है। अब ये लोग आके वैली में खरीद सकता है, क्योंकि एसटी है, एसटी ज़मीन खरीद सकता है, मगर चूँकि इसको एसटी का दर्जा नहीं मिला है, मेथिस को ये ज़मीन नहीं खरीद सकता है, तो ये वाला प्रॉब्लम आ गया, समझे। तो वही चीज़ बताया गया। तो लुकुर ने, देखो लुकुर ने बोला है कि ऐसे नहीं दे सकते। मान लो कि कोई ट्राइब्स है जो बाय एंड लार्ज मिक्स हो गया जनरल पॉपुलेशन, तो वो फिर एलिजिबल नहीं होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। शादी वगैरह हो गया जनरल ट्राइब्स के ओबी के साथ, जनरल पॉपुलेशन के साथ, और वो स्वरूप बदल गया ना उसका, आइसोलेशन में नहीं, तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। आगे देखो, इन जनरल क्या होता है स्टूडेंट, यदि किसी सोशल ग्रुपिंग को एसटी का दर्जा मिल गया तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो, तो जब एसटी स्टेटस मिलता है तो उसको पूरा रिजर्वेशन है जॉब में, ठीक है। अब जॉब में रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो बैलेंस ऑफ गवर्नेंस है, आईएएस आईपीएस बनेगा ना वो, तो जो गवर्नेंस पैटर्न है पावर में भी होल्ड आएगा ना, उसका एक फ़ायदा ये होगा। और दूसरी बात है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ एससी, वही एसटी एक्ट है ना, एससी एसटी एक्ट, यानी कुछ भी एससी के अगेंस्ट कुछ होता है, एसटी के अगेंस्ट कुछ होता है तो जेल तुरंत डाल दिया जाता है, तो उसके लिए ही ये बनाया गया था। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में? फ़ायदा क्या है? मणिपुर में देखो
नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज लोग नहीं खरीद सकते ज़मीन वगैरह सब, ट्राइबल लैंड का। देखो मैथिस नहीं खरीद सकता है क्योंकि मैथिस ट्राइबल नहीं है। अब वो वाला लोग खरीद सकता है वैली में आके, जबकि वैली में 10% ही लैंड है। तो इस चीज़ को लेकर मैथिस को तकलीफ है, समझा। और दूसरी बात है कि यदि तुम ST कैटेगरी में आ गया तो जो इनकम टैक्स का जो है वहाँ पे भी छूट है, तुम कमाओ, तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो फायदा ही फायदा है ना। इसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा है इतना लंबा समय तक। खत्म कर दिए, आगे देखो। 9.2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम हंगर। लगभग 9% दुनिया का, कितना है दुनिया में, लगभग 800 करोड़ दुनिया में पॉपुलेशन है। 800 करोड़ बच्चे लोग, समझे। 800 करोड़ का मतलब क्या, 8 बिलियन, 8 बिलियन हुआ। अब उसमें तुम लोग खुद समझो कि 800 में तुम 9% करो, यानी कि 10% कर लो। 10% कितना हुआ 800 में, 80 करोड़ है ना। 10% तो लगभग कह सकते हो कि 75 करोड़ का आसपास। 75 करोड़ आदमी अभी भी हंगर का सामना कर रहे हैं। वेरी बिग फिगर ना। 75 करोड़ में तो एक बहुत बड़ा कंट्री, विशाल कंट्री बन जाएगा। 33 करोड़ का तो तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स है ना। इंडिया 140 करोड़ का आबादी वाला देश है कि नहीं, बताओ तो। 140, उसके बाद 33 करोड़ तुम्हारा आता ही वैसे। तो यह तो बहुत पीछे है। अब यहाँ पे समझो, ये देख लो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर ना, ये 23 जुलाई को आया था। देखो यहाँ पे, एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो नेक्स्ट पेज देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज का लास्ट लाइन देखो। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस जो पब्लिश करता है वो तुम्हारा फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क अलॉन्ग विद द पार्टनर ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, यानी कि 2 संस्था मिलकर रिलीज करता है तुम्हारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस। समझ गए। सेकंड पेज में है बच्चे लोग, थोड़ा एक पेज आगे बढ़ो। हाँ, नीचे देखो तो डार्क कलर में वही बताए हैं, है ना। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो पब्लिश करता है वो कौन करता है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क अलॉन्ग विथ योर ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। समझ गए ना। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ऊपर समझो इसने क्या रिपोर्ट दिया है। इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो है जो एक्सपीरियंस करा एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को, वो बढ़ा है रिसेंट टाइम में। इनफैक्ट सालों साल घटना चाहिए ना, यहाँ बढ़ गया है। इसका रीज़न बताया गया कि बहुत सारे पीपल देखो एक्यूट हंगर का सामना कर रहे हैं। एक तो यूक्रेन वार हुआ है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग बढ़े हैं। लगभग 26 करोड़ कह सकते हैं, 2258 मिलियन है ना, तो उसको हम कह सकते हैं लगभग 26 करोड़। 58 कंट्रीज़ में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, समझे। जबकि 2021 में बच्चे लोग 19 करोड़ थे, तो 19 करोड़ है और अभी लगभग 26 करोड़ है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बढ़ा है 2021 में जो था और अभी जो 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर। पहले क्या था, 19 करोड़ लोग सामना कर रहे थे, प्रॉब्लम सामना कर रहे थे, फेस कर रहे थे। अभी 26 करोड़ है, प्रॉब्लम है ना। अब देखो तुम कहोगे सर आप तो बोल रहे थे कि वो वाला उतना बता रहे थे, आप 75 करोड़ का बोल रहे थे, तो 75 करोड़ का हम बोले थे, हंगर बोल रहे थे। ये है कि हंगर में भी हंगर है, एक्यूट। तो हंगर का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, बहुत सारा कैटेगरी। सबको जोड़ोगे तब जाकर तुम्हारा 75 करोड़ का आंकड़ा होगा, वो समझोगे थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे तो समझो कि ये फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क किस लिए बना है। ये टेक्निकल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो एक्सपर्टीज, नॉलेज है ना, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एनालिसिस सब करता है। ये इसका काम ही है कि इन्फॉर्मेशन जुटाना है ना, और जो गैप है उस गैप को एड्रेस करे, समझे। इसका देखो 16 ग्लोबल और रीजनल पार्टनर्स भी है। इसको जो पैसा मिलता है ये संस्था को, इस नेटवर्क को यूरोपियन यूनियन से मिलता है। हाँ, इसका एक स्टडिंग कमेटी भी है स्टूडेंट, और इसका एक अपना सेक्रेटेरिएट भी है, एक हेडक्वार्टर भी है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होस्ट करता है, ठीक है। और जो इसका स्टीयरिंग कमेटी में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का है ना, WFP और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। समझ में आ गया ना, ये स्टीयरिंग कमेटी का है। अब देखो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि कोई भी पीपल, ऑल द पीपल, कोई भी टाइम में उसके पास खाने के लिए हो, डाइटरी नीड्स और फूड प्रिफरेंस के लिए उसके पास हो, ताकि वो हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर सके, उसी को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। आखिर क्या रीज़न है कि फूड इनसिक्योरिटी इतना बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि स्लोइंग डाउन, इकोनॉमी घट गया है ना, कम GDP ग्रोथ हो रहा है बहुत सारा कंट्री में। एक तो पैंडेमिक रिलेटेड डिसरप्शन हुआ ना, पैंडेमिक वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जॉब लॉस हो गया है ना, इनकम घट गया तो लोग गरीब हो गए। दूसरा कि यूक्रेन और रसिया कन्फ्लिक्ट हुआ, तो जान रहे हो ना, ये तो बहुत बड़ा बास्केट है दुनिया का, तो फूड नहीं पहुंच पाया। अभी जस्ट देख रहे थे बहुत सारा कंट्री में फूड नहीं पहुंच पाएगा, है ना, अफगानिस्तान में नहीं पहुंच पाएगा, सीरिया में नहीं पहुंच पाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी फेवरेबल नहीं है,
और अर्बनाइजेशन जो बढ़ा है तो लोग को एग्री फूड सिस्टम पे विश्वास नहीं है। एग्रीकल्चर जितना कम होते चला जाएगा, अर्बनाइजेशन बढ़ते चला जाएगा, फूड कहाँ से आएगा फिर? तो इसलिए खेत उद होना भी जरूरी है ना, गांव देहात भी होना जरूरी है कि जहाँ से फूड वगैरह उगाया जा सके। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ है। अब थोड़ा आंकड़ा देख लो कि 2023 का ये जो रिपोर्ट जो दिया गया है इसमें क्या क्या पाया गया। देखो, हंगर इज नो लॉन्गर। देखो, हंगर इसमें बताया गया कि जो प्री कोविड पैंडेमिक लेवल पे जो हंगर था उससे भी ज़्यादा अभी बढ़ा है, ठीक है। और हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करते हैं, सेकंड गोल की एंड करना है हंगर 2022 तक, तो बाबू ऐसे तो नहीं होने वाला है। हंगर तो बढ़ ही रहा है, हंगर बढ़ ही रहा है। 9.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फेसिंग हंगर, पहले जबकि इससे कम था। बात समझे। 2022 में देखो क्या बताया गया कि लगभग 2.4 बिलियन, बहुत 240 करोड़, ठीक है, उसके पास तुम्हारा एडुकेट फूड, अच्छा फूड नहीं है। और उसी में बच्चे लोग देखो लगभग 39 करोड़ मिलियन पीपल मोर देन, अच्छा दिस इज स्टिल, छोड़ दो, ये देखो, ये वाला आंकड़ा देखो, लगभग वही जैसे बताया ना अभी स्टूडेंट, तुम लोग को 75 करोड़ का आंकड़ा दे रहे थे ना, वही गैप दिया गया है कि 69, वही 70 करोड़ से लेके तुम्हारा 80 करोड़ के बीच में पीपल जो हंगर से सामना कर रहे हैं 2022 में। आगे मिल गया ना मैच, यही हंगर है, वो रिपोर्ट है। तो इस हिसाब से देखोगे तो 9.2 पॉपुलेशन होगा वर्ल्ड का, और इससे पहले लगभग 8% था 2019 में। तो बात समझ में आ गया वो आंकड़ा कैसे आया है। आगे देखो, स्टंटिंग, जहाँ तक स्टंटिंग सवाल है, स्टंटिंग जानते हो ना कि जो उसका हाइट होना चाहिए, उम्र के हिसाब जो हाइट होना चाहिए, तो ये भी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। यदि खाना ठीक से नहीं मिले तो बच्चे लोग का हाइट नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो स्टंटिंग वाला जो समस्या था 5 ईयर्स नीचे, वो कम हुआ है। हाँ, अभी देखो, क्योंकि हम 2000 में 204 मिलियन था, यानी कि 20 करोड़ बच्चे लोग को दिक्कत था, वो घट के तुम्हारा 14 करोड़ हुआ, यानी कि लगभग 15 करोड़ हुआ है 2022 में। तो कहेंगे कि ये 20-22 साल में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है। तो स्टंटिंग लोग प्रॉब्लम नहीं, स्टंटिंग घट रहा है, हंगर को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। 19 और 22 का कंपेरिजन हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेरिजन वो नहीं हो रहा है, 2020 का कंपेरिजन नहीं हो रहा है वो वाला। इसका स्टंटिंग का कंपेरिजन तुम्हारा 2000 से लेकर 2022 का हो रहा है, 22 साल का हो रहा है, समझे। उस तरह चाइल्ड वेस्टिंग भी बहुत कम हुआ है ना। चाइल्ड वेस्टिंग भी देखो कहाँ, लगभग 5 करोड़ पीपल, लगभग 5.5 करोड़ बच्चे लोग थे जो चाइल्ड वेस्टिंग थे। चाइल्ड वेस्टिंग समझ रहे हो ना, कि मतलब एज के हिसाब से वेट नहीं है, ठीक है। तो देखो वो घट के तुम्हारा कितना हुआ, 4.5 करोड़ हुआ है 2022 में। लगभग 3.2 बिलियन पीपल जो है उसको तो हेल्दी डाइट तक नहीं मिल पाता है 2020 में, ठीक है। ये सब बताया गया है। आगे देखो तो क्या सोल्यूशन है, इतना हंगर है। हाँ, आंकड़ा उकड़ा भी समझ गए ना, सब नहीं समझ में आया तो मोटा मोटी समझ में आ गया। 75 करोड़ तो वो भी काफ़ी है स्टूडेंट लिखने के लिए, सब जरूरी नहीं कि आप याद करो। मेन समझो कि ये समझ में आ गया ना, हंगर का स्थिति बहुत खराब है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 2 है वो पूरा नहीं होने वाला है इसमें। तो आय का रास्ता क्या है? आय का रास्ता है कि ऐसे ग्रुप को चिन्हित करना, ऐसे वल्नरेबल ग्रुप को चिन्हित करना, है ना, डिसीजन मेकिंग से इसको पहुंचाना, किसी तरह उसको टारगेट करना, और इसको पीडीएस जैसा व्यवस्था से इसको घेरना, उसको पहुंचाना, हेल्थियर फूड उसको पहुंचाना। आगे देखो, पॉलिसी इंसेंटिव्स होना चाहिए, है ना। और प्लस पॉलिसी इंसेंटिव किस लिए होना चाहिए कि शॉप जो है ना जंक फूड को प्रमोट नहीं करे। अब देखते हो ना, अभी एग्जांपल देखो, 2.5 बिलियन पीपल, 2.5 समझते हो, लगभग 250 करोड़ दुनिया का आदमी है जो स्ट्रीट फूड खा रहा है रोज ही दिन, जंक फूड खा रहा है। जंक फूड खाने से जानते हो प्रॉब्लम होगा, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा फिर। तो हमें कम से कम शॉप को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि तुम भाई फ्रेश चीज़ बेचो, बहुत कम तुम प्रोसेस फूड बेचो, वही तेल का चीज़ बहुत कम बेचो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड को इम्प्रूव करना चाहिए, उसका सेफ्टी देखना चाहिए, समझ गए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना चाहिए स्मॉल फार्म्स के लिए, ताकि कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो तो खाना वहाँ बच सके, बाद में यूज़ हो सके, है कि नहीं, बताओ। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लोकल गवर्नमेंट जब तक रोल प्ले नहीं करेगा तब तक तुम्हारा ये सब के लिए एसेसेबल नहीं हो पाएगा फूड सब। तो लोकल गवर्नमेंट, वही म्यूनिसिपलिटी, समझे, इंडिया के टर्म में म्यूनिसिपलिटी, उसका भी रोल बहुत बड़ा है। खत्म कर दिया। आगे देखो, अच्छा 28 नैनोमीटर नोट से क्या समझते हो? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये, हिंदू पेपर 22 जुलाई को आया था स्टूडेंट। ये यहाँ पे समझो, अब तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिया, बोला गया ना, एक्सपर्ट लोग बोले थे कि इंडिया 5 और 10 नैनोमीटर पे काम नहीं करे। इंडिया जो काम करे, इंडिया को यदि काम करना है तो लेगेसी नोट पे काम करे। लेगेसी नोट में जो पहले चल रहा है, जो बड़ा बड़ा है, हाँ 20, 25, 30 वाला जो है बड़ा वाला, उस पर काम करे, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, उसका एप्लीकेशन बहुत सारा फील्ड पे है। तो इंडिया उस पर काम करे। देखो, फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने बोला है ना कि हम जो जॉइंट वेंचर करने वाले थे वेदांता सब नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमुख रीजन क्या बताया? 2 रीजन था ना, एक तो टेक्निकल पार्टनर ढंग का नहीं मिला उसको, वेदांता
फॉक्सकॉन को लगता है, जो जानते हो फॉक्सकॉन कहाँ का है, ताइवान का है ना, बहुत बड़ा कंपनी है ये। इसने कहा कि हमें जो वेदांता जो ग्रुप मिला है वो टेक्निकल पार्टनर सही नहीं है, इसलिए हम उसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि जो भारत सरकार जो तुम्हारा इंसेंटिव देगी चिप मैन्युफैक्चरिंग को, वो अलग से लेना चाहता है उस चीज़ को। दो रीजन है, वो वेदांता के साथ लेना नहीं चाहता, वो अलग से लेना चाहता है, उस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इंडिया को हताश नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। और एक एडिटोरियल से आया था ना कि इंडिया को 80 MP पे काम करना चाहिए ज़्यादा, याद है तुम लोग को? देखो तो इसमें प्लान यही था कि 40 नैनोमीटर नोड को बनाने का, 40 नैनोमीटर चिप, नोड मतलब चिप को बनाने का बात था, इतना छोटा साइज़ का चिप बनाने का बात था। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने, हाँ ठीक है, ये इसको कैटलाइज करने के लिए बहुत दुनिया भर का चीज़ लाया है ना कि इंसेंटिव देगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टाइप का यहाँ पे भी होगा। जैसे जानते हो ना PLI दिया जाता है तुम्हारा 14 सेक्टर को, उसी तरह इसमें भी देने का बात है। ये अलग बात है कि समय बताएगा कि भारत सरकार का जो इंसेंटिव है कितना कारगर है या नहीं है, वो समय बताएगा। अरे भाई पहले इकोसिस्टम बनाओगे, मार्केट को वो करोगे, जोड़ोगे, तब ना पता चलेगा कि तुम्हारा कितना पहल सही हुआ नहीं हुआ, तो टाइम ही बताएगा। वेदांता निकल गया, हाँ वेदांता ही बोला कि ठीक है हमको दूसरा कंपनी मिल जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस ये जो लेगेसी नोड्स है 28 नैनोमीटर पे, 63 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर पे, इस पर काम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, और इसके लिए फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अब तो थोड़ा समझो बच्चे लोग कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है। यहाँ पे तुम लोग बेसिक पढ़ोगे इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर चिप में, कैसे सिलिकॉन काम करता है, इसमें जो सोर्स है, ड्रेन है, गेट है, पढ़े हो ना क्लास 12 में, बिल्कुल वही पढ़ोगे यहाँ पे। देखो जो सेमीकंडक्टर चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, बढ़िया सुनना, और ये सब ट्रांजिस्टर तुम्हारा सिलिकॉन से बनते हैं, सही बात है ना। अब देखो ये जो ट्रांजिस्टर है वो इन्फॉर्मेशन को जो इनकोड करता है 0 और 1 के फॉर्म में करता है। 0 मतलब खत्म इन्फॉर्मेशन, 1 का मतलब एक्टिव इन्फॉर्मेशन, समझ गए ना। और इस जब 0 1 मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। इसमें देखो बच्चे लोग ट्रांजिस्टर का 3 हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं सोर्स फिगर, देखो N+, एक को बोलते हैं ड्रेन, है ना, जिसको सिंक भी कहते हैं N+, और बीच का जो होता है उसको गेट बोलते हैं। तुम सही खोल के बैठी हो ना, उसको बोलते हैं गेट बोलते हैं। गेट का बहुत बड़ा रोल है, गेट ओपन होगा और बंद होगा तो उस हिसाब से तुम्हारा काम होता है, समझे ना। तो वही बोला जा रहा है कि जो करंट जो फ्लो होगा सोर्स से ड्रेन, सोर्स से ड्रेन में फ्लो होता है करंट, तो करंट फ्लो होगा या बंद होगा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो गेट है ओपन है या बंद है। सही बोल रहे हैं ना, हाँ ओपन है या बंद है। तो कौन डिसाइड करेगा ये, तो एक तरह से गेट जो है ना फिजिकल गेट की तरह है ये। जैसे फिजिकल गेट देखो बंद कर दोगे तो कोई नहीं ना आ सकता है, अभी मैं खोल देंगे तो आ सकता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है ये अभी, समझे। हाँ ये अलग बात है कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में काम करता है, मैकेनिकल फॉर्म में नहीं काम कर रहा होता है, ये अलग बात है। देखो थोड़ा सा समझो यहाँ पे जो 3 पार्ट है से काम क्या है। तो जैसे गेट ओपन होगा क्लोज होगा तो ट्रांजिस्टर स्टोर करेगा, डेटा को मैनिपुलेट करेगा सेमीकंडक्टर चिप में और डेटा को स्टोर करेगा। उस हिसाब से सेमीकंडक्टर जो है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को बीट में स्टोर करता है, मैं जानते हो ना, हाँ 0 1 0 1 में करता है। और ईच बीट तुम्हारा लॉजिकल स्टेट है, या तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है, समझ गए ना। और उस हिसाब से तुम्हारा वोल्टेज लेवल से 0 है तो तुम्हारा है ना 0 मतलब डाउन और 1 का मतलब अप, है ना, इस हिसाब से पता चलता है। जितना मोर बीट हो उतना ही तुम्हारा क्या मैनिपुलेट करेगा क्विकली, उतना ही तुम्हारा प्रोसेस करेगा। जितना तेज़ी से बीट बदलता है उतना ही तुम्हारा प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ता है, समझ गए ना। तो वही चीज़ बताया गया है स्टूडेंट। तो जो 3 पार्ट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस हिसाब से जब गेट मैनिपुलेट होता है तो उस हिसाब से तुम्हारा बीट वगैरह सब मैनिपुलेट होता है और इन्फॉर्मेशन चेंज होता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, नीचे देखो साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर हैज़ प्रोग्रेसली श्रंक। अब देखो जानते हो नहीं बात, ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो लगातार घटा है। हाँ पहले देखो बहुत बड़ा साइज है, 1970s में साइज देखो एक तुम्हारा पर स्क्वायर मिलीमीटर चिप पे, इतना छोटा चिप पे लगभग 200 ही अटता था। अभी देखो, अभी आईफोन का देखोगे तो एक पर स्क्वायर मिलीमीटर में बाबू 100 मिलियन ट्रांजिस्टर अट सकता है, वहाँ पे उतना अकोमोडेट हो सकता है। ह्यूज ना। 70 में केवल 1970 में केवल 200 ही अट पाता था वहाँ पे, और अभी देखो 100। और जानते हो एप्पल जानते हो 5 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, बहुत छोटा छोटा चिप है ये। आज देखो अभी नोड का मतलब होता है कि जितना कम नैनोमीटर उतना प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा। ये देखो अब यहाँ पे समझो नोड का मतलब, देखो स्टूडेंट नोड NOD नोड, अभी समझो पहले नोड का डेफिनेशन कुछ और था, जब स्टार्टिंग पॉइंट था ना तो नोड का डेफिनेशन कुछ और था, अभी नोड का डेफिनेशन कुछ और है। तो पहले का डेफिनेशन समझते हैं। यदि हिस्ट्री में देखोगे ना तो सेमीकंडक्टर नोड का मतलब कुछ और था। सेमीकंडक्टर नोड जो है ना NOD नोड लिखा गया, उसका मीनिंग कुछ और था। उस समय नोड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द गेट। गेट का लेंथ कितना है, नीचे दिख रहा है तुमको फिगर में,
गेट का लेंथ क्या, या फिर हाफ पिच। हाफ पिच का मतलब है कि एन और तुम्हारा सोर्स और ड्रेन के बीच में जो फुल लेंथ होगा ना उसका हाफ लेंथ लो। ग्रीन और ग्रीन कलर का दिख रहा है ना बच्चे लोग तुम लोग को, एन प्लस सोर्स और एन प्लस ड्रेन, ये फुल लेंथ हुआ। फुल लेंथ को यानी कि फुल पिच हुआ, उसको हाफ कर दोगे तो हाफ पिच, यानी कि 10 यूनिट है तो उसको हाफ कर दोगे तो 5 यूनिट। ठीक है, तो उस समय जो नोड बोला जाता था, यानी कि 5, जैसे लेट से तुमको बोले कि 500 नोड है, 500 नैनोमीटर का नोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल हाफ पिच कितना है, 500 नैनोमीटर का है। यानी कि जो हाफ पिच का मतलब क्या है कि सोर्स और ड्रेन के बीच में जो लेंथ होगा उसका हाफ। तो 500 नैनोमीटर का मतलब होता था कि इसका 500 नैनोमीटर का हाफ पिच है वो, समझे, इसका मतलब ये। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ये जो नोमेनक्लेचर है खत्म हो गया है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है? पहले शुरू में नोड का मतलब क्या होता था, हाफ पिच को बोलते थे। हाफ पिच समझ गए, इधर तुम्हारा क्या है, सोर्स है और इधर ड्रेन है, दोनों के बीच में लेंथ होगा फुल लेंथ, उसको हाफ कर दो तो वो हाफ लेंथ के हिसाब से ही नोड का नाम लिखा आता था। यानी कि 500 नोड बोल दिए, 500 नैनोमीटर नोड बोल दिए तो हाफ पिच क्या हुआ, 500 नैनोमीटर का लेंथ हुआ। बट अब ऐसा नहीं है, अब यदि 500 नैनोमीटर बोलोगे तो ये नहीं होगा, अब मीनिंग चेंज हो गया उसका। मैं बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो देखो ये नेमिंग जो कन्वेंशन है स्टार्ट हुआ था 1960s में, समझे। जैसे इसमें दिखाया गया है ना कि 5000 नैनोमीटर यानी कि 50 माइक्रोन्स कहोगे उसको, है ना, उसके बाद 350 नैनोमीटर तुम्हारा 1990s तक आते आते कम हुआ है। वही अब बोला जा रहा है स्टूडेंट की जो सेमीकंडक्टर नोड है जो है ना, जो कभी गेट लेंथ और हाफ पिच बोला जाता था, है ना, बोला जाता था। नोड का मतलब वही हाफ पिच कितना है, गेट लेंथ कितना है, उसके हिसाब से होगा। ये ब्रोकन हो गया 1997 के बाद, क्योंकि अब जो है जो नोड लिखा था वो प्रोसेसिंग के हिसाब से होता है, यानी कि नोड जितना कम उतना प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा। अब तुम खुद सोचो, अब तुमको समझने वाली बात है कि लेट से 130 नैनोमीटर का नोड है, इसका मतलब हमारे दिमाग में जाएगा कि हाफ पिच कितना होना चाहिए, 130 नैनोमीटर। ऐसा नहीं है, अभी हाफ पिच कितना 150 नैनोमीटर हो जाएगा, जबकि गेट लेंथ तुम्हारा 65 नैनोमीटर हो जाएगा। तो मैच नहीं किया पहले वाला फार्मूला से, वो पहले वाला तरीका से यदि मैच करते तो कैसे होता कि 130 नैनोमीटर नोड होता तो हाफ पिच भी तुम्हारा 130 नैनोमीटर होता, और इसका ठीक तुम्हारा हाफ तुम्हारा गेट लेंथ क्या होता, 75 नैनोमीटर होता। तो ऐसा तो नहीं हुआ। अभी नोड का मतलब है स्टूडेंट कि जितना छोटा नोड उतना प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा। अब एक तरह से ये सिंबल हो गया, तो 5 नैनोमीटर मतलब बहुत प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा है। तो 5 नैनोमीटर का मतलब 5 नैनोमीटर से मतलब नहीं है, उसका गेट लेंथ से मतलब नहीं है, हाफ पिच से मतलब नहीं है, समझ गए? बिल्कुल। देखो यहाँ पे, इसलिए देखो बहुत सारे कंपनी लोग अलग अलग, देखो बहुत सारे कंपनी लोग डिफरेंट कंपनीज हैव आल्सो यूजिंग नैनोमीटर। अब नैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मीनिंग के लिए, यही नहीं कि उन्हें वो तुम्हारा गेट लेंथ के लिए कर रहा है, वो अलग अपना मीनिंग के लिए कर रहा है, अलग अलग कंपनी। अब हम बात आते हैं हमारा 28 नैनोमीटर जो हायर वाला है। 28 नैनोमीटर हायर वाला है ना, इसको लेगेसी नोड्स कहते हैं, जो कि पहले से बहुत बन रहा है। जो 5 नैनोमीटर जो बन रहा है, जो 10 नैनोमीटर बन रहा है, वो तो एप्पल कंपनी सब बना रहा है, फॉक्सन सब बना रहा है, ताइवान वाला सब बना रहा है। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एडवांस जो नोड है वो 10 से लेकर 5 नैनोमीटर तक है, बताया ना। इंडिया का जो फोकस है वो 28 यानी कि 30 नैनोमीटर से ऊपर का है, समझे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भी स्मार्टफोन में यही नैनोमीटर यूज़ हो रहा था, यही नैनोमीटर का चिप यूज़ हो रहा होता है, 38 लेगेसी नोड्स वाला, है ना। इसका स्मार्टफोन में यूज़ है, लैपटॉप में यूज़ है, देखो ना, है ना। इसका रोबोटिक्स में यूज़ है, डिफेंस में यूज़ है, एरोस्पेस में, ऑटोमेशन टूल्स में यूज़ है, ऑटोमोबाइल में यूज़ है, IoT में यूज़ है, इमेज सेंसर में यूज़ है, बहुत जगह पे यूज़ है इसका। तो भाई इस पर भी तुम काम करो तो इंडिया कितना फ़ायदा होगा। जानते हो कि जो 5 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर तो बहुत बदल रहा है तेज़ी से, ज़्यादा उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है। तो बेटर है कि लेगेसी नोट्स पे ही काम किया जाए, समझे। तो यहाँ पे देखो बिग कंपनीज भी पूरा फोकस कर रही है। एक मैं तुम लोग को आंकड़ा देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि 2022 में ना जो ताइवान का जो आधा रेवेन्यू जो आया, लेट से वो 100 रुपये कमाया चिप बना के, तो आधा जो रेवेन्यू आया वो 5 और 7 नैनोमीटर से आया। चलो ठीक है, इसका मतलब बहुत खतरनाक हो रहा है वहाँ पे। आधा उसका आया 16 से लेकर 250 नैनोमीटर लेगेसी नोट्स बना के। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि लेगेसी नोट्स में पैसा नहीं है, लेगेसी नोट्स में भी पैसा है, वो भी तो अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स इंक्रीज़ हो रहा है ना, अभी डिमांड है ना, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा लेगेसी नोट्स भी इंक्रीज़ होगा, 28 नैनोमीटर से ज़्यादा जो है उसका भी डिमांड होगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को भी प्राइवेट प्लेयर को वो करना, इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर को ना इस तरफ काम करना चाहिए, और हमें लेगेसी नोट्स पे काम करना चाहिए। हमें बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है स्टूडेंट इस चीज़ का। ठीक है, डेट्स खत्म कर दिए हैं।